बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और आपके दिन का आगाज़ हो चुका है। नहीं हुआ तो कर लीजिए, दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। अमूमी तौर पे तो हम मौसम की भी बात करते हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ों की बात करते हैं, आई मीन ख़बर बेस कोई बात करते हैं। लेकिन आज मेरे जहन में वैसे ही आ रहा था, ये जो आजकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ये कितनी मुश्किल हो गई है ना लोगों के लिए। और ख़ास तौर पर हुकूमत को वैसे आर्जी तौर पे ये लगता है कि 5 रुपए 7 रुपए यूनिट बिजली का बढ़ा दिया या फिर थोड़ा सा 5-10 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, लोग मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता होगा। लेकिन हमने अक्सर इस पे बात की है कि एक 5 रुपए यूनिट बढ़ने से या 5 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ने से एक शख्स का बजट 2 से 3 हज़ार रुपये ऑन एवरेज डिस्टर्ब होता है और उसकी पूरी तनख्वाह जगह से हिल जाती है, पूरा लाइफ साइकिल जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा बिल्कुल ऐसा है इमरान, क्योंकि हर चीज़ तो इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई है ना। फ्यूल प्राइस जैसे ही हाई होती है, आप मार्केट में कुछ भी लेने चले जाए, भले उस शख्स का ताल्लुक ना हो वो फ्यूल प्राइस बढ़े से, लेकिन फिर भी वो कहेगा बाजी वो पेट्रोल भी तो महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है। इस वजह से हर चीज़ की जो रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं और उसके बाद एक जो बजट आपने बनाया होता है उससे वो कहीं ऊपर चला जाता है। और अब हम ये बात कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इसको बेस बना के जो नाजायज मुनाफाखोर है ना मार्केट्स के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो फायदा उठा रहे हैं इसका। माना कि इन्फ्लेशन भी है, कसाद बाजारी भी है, लोगों की परचेजिंग पावर भी कम है, लेकिन कुछ लोग नाजायज मुनाफा ये कह के बनाते हैं कि जी महंगाई बढ़ी है, पीछे से ही चीज महंगी आ रही है। तो इस पे जो गवर्नमेंट के चेक्स है ना वो बहुत हल्के हैं। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चाहिए कि वो चेक्स रखे, खासतौर पे चाहे वो ट्रांसपोर्ट के किराए हो, चाहे वो सब्जियों की कीमत हो, उसको मद्देनजर रखे। नान रोटी की कीमत हर जगह पे ये डिफरेंट है, दूध दही की कीमतें तक और चिकन और ये जो मीट है इसकी प्राइसेस हर जगह पे आपको अलग अलग मिलेगी। कि वो उसकी वजह यही है कि प्राइस कंट्रोल जो कमेटीज हैं या डिपार्टमेंट्स के लिए वो इफेक्टिव नहीं है, वो अपना अपना काम नहीं कर रहे और उनके ऊपर वो इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि उनके ऊपर कोई चेक नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस सारे जो ये सर्कल है पूरा, इसके अंदर पिसती है बेचारी आवाम जिनकी कोई सुन ही नहीं रहा। मतलब हम बोल बोल के थक जाते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। तो गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, सिर्फ मीडिया ट्वीट्स से निकलकर जो लोकल प्राइस कमेटीज हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्टिव करना चाहिए। और लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स की खुद भी ये जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ बाबू बन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना घूमें, अपने दफातर में विंडो एसी लगा के ना बैठें, बल्कि बाहर जाएं, प्राइसेस चेक करें। आप एक तो खिदमत खल्क करें, अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया, और दूसरा कल इसका सवाल भी तो होगा आपसे। हुकूमत नहीं पूछ रही सियासी वाबस्तगी की वजह से, लेकिन कल अल्लाह तो पूछेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। खैर, अल्लाह हम सब की मुश्किलात आसान करे और हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो, बेहतर दिन आए, इस दुआ के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बानी पीटीआई के जीएचक्यू के बाहर जो एतराफ़ है उसके बाद पीटीआई रहनुमाओं की तरदीद सामने आ गई है। वो जो एहतजाज की कॉल देने का बयान था उस पर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि 9 मई को मुल्क में गदर मचाने वाले आज नई वारदातें कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों पर हमले जो हैं मुनज़्ज़म साजिश है। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सालार के खिलाफ बातें की गई। 9 मई को पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दूसरी जानिब हमारा ख्याल था कि शायद जो फेडरल कैबिनेट है उसमें तहरीक इंसाफ की पाबंदी का मामला भी ज़ेर गौर आए, नहीं आया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं, जो अक्सर हुकूमत की हर नए बिल और हर नई कानून साजी को, उनका खैर काम भी जॉब भी यही है, लेकिन डिफेंड करते नजर आते हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए शवाहिद मौजूद हैं। पीटीआई पर पाबंदी के लिए हम संजीदगी से, यानी कि हुकूमत सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे। जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए क्या कह रहे हैं तारड़ साहब। हुकूमत द बेसिस ऑफ मटीरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होना होता है। आप कब इनिशिएट कर रहे हैं? नहीं, इनिशिएट की तो बात अभी तो सारी डिस्कशंस जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। और दूसरी जानिब पीटीआई ने बानी की रिहाई के लिए पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप भी लगा लिया है। जो पार्टी की क़यादत है उसका कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई तक ये कैंप जारी रहेगा। कायदीन ने जुम्मे को पूरे मुल्क में यानी कि कल कारकुनों को एहतजाज की कॉल भी दे दी है। जुम्मे के दिन हम अमन तौर पर निकलना है, आइन की बहाली के लिए, आइन की बालदस्ती के लिए
और ये जो मुल्क को इन्होंने एक फाशिस्ट तरीके से जो चला रहे हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे। जाली हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हम न किसी के खिलाफ गालियां के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं, न कोई हमारे जुलूस में जुमला टूटेगा, न कोई गड़बड़ होगी। आप अपने यारों को संभालें। इस भूख हड़ताली कैंप में से, इन बयानात में से कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनी। जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनी वो एक्टर कॉमेडियन ताहिर अंजुम के ऊपर तशद्दुद था, जो कल एक खातून अनीला अल मारूफ नीली, उन्होंने एक तशद्दुद किया और तशद्दुद भरी इस वीडियो ने पूरे मीडिया को कल शाम, जिसे क्या कहना चाहिए, उसका पेट भर दिया। एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी जिसमें मुख्तलिफ एंगल से ताहिर अंजुम साहब पिटते दिखाई देते थे और ये खातून कभी उनका गिरेबान पकड़ती, कभी उन्हें घूंसा मारती, कभी उनके कपड़े फाड़ती उनकी अपनी गाड़ी के अंदर। और फिर उसके बाद जब साफियों ने कल बड़े, एक तो ताहिर अंजुम साहब की मैं यहाँ पे तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने खातून पे न सिर्फ हाथ नहीं उठाया, कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि वो तमाम हक महफूज रखते थे अपने डिफेंस का ओबियसली। और दूसरी जानिब कल मीडिया ने भी फिर साफ़ती जिम्मेदारियाँ अंजाम देते हुए जब इन खातून से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको कोई कानूनी हक नहीं देता, तो वह न सिर्फ मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं उन पर बरहम होती नजर आई। उनका रवैया ऐसा था जैसे वो किसी कानून के ताबे नहीं है, उन्होंने जो किया वो ठीक किया। और इसकी जो वजह अनात बताई गई वो उनके लीडर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से ताहिर अंजुम साहब के ख्यालात हैं जो वीडियोस पे जिनका वो इजहार करते हैं और ये खातून उससे मुखालफत रखती हैं। उनके मुताबिक आप खान साहब के अगेंस्ट चूँकि वीडियोस बनाते हैं, आपको कोई राइट नहीं है, तो इसलिए आप तशद्दुद के हकदार ठहरे और उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। हालांकि ऐसी कई वीडियोस मेरे ख्याल में अगर नून लीग की लीडरशिप हो या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो तो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले बनाते रहते हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो ऐसा कोई रिएक्शन दूसरी पार्टीज की तरफ से नहीं आया और ना ही आना चाहिए। ये तो आज़ादी इज़हार राय है, पसंदीदगी नापसंदीदगी है, लेकिन तशद्दुद का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। और मैं कल खुश हो रहा था ये देख के कि बहुत सारे, एक मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने इस अमल को कंडेम किया। उन्होंने कहा कि अमल ठीक नहीं था। बहरहाल देखते हैं क्या कानूनी कार्रवाई इन खातून के खिलाफ होती भी है या नहीं होती। बहरहाल अफसोसनाक वाक़या था। सियासी सूरत हाल पे और कुछ हद तक इस सूरत हाल पे भी आमिर इलियास राना साहब से जिया लेते हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले और जो अभी इमरान कह रहे थे, मैं भी सवाल पूछ लूं जी, जो नहीं उठे उनका क्या करेंगे? जो नहीं उठे उनका क्या करेंगे? वो उनको ख्वाबे खरगोश में रहने दीजिए। अच्छा आमिर साहब, आगाज़ में जिससे अभी इख्तिताम किया बात का इमरान ने, ये जो कल वाक़या पेश आया, क्विकली मैं चाहूँगी ये जो उस पर आप कमेंट करिए, जो अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत ज़्यादा इन हो गया हमारी सोसाइटी में, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। ऑल्दो अगर कोई एक जमात अपने लीडर के लिए कुछ करती है तो या फिर अपोजिशन के लिए कुछ वीडियोज़ या कुछ इस तरह का बनाती है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। अगर दूसरी जानिब से भी दूसरी जो फॉलोअर्स हैं वो उस तरह की वीडियोज़ या कोई चीज़ ऐसी बनाए, लेकिन ये जो सारा वाक़या कल पेश है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त, ये जो दो लफ्ज आपने कहे, यही असल मसला है। क्योंकि माशरे के अंदर हमने ये टोटल खत्म कर दिया है, मुकालमे की गुंजाइश ही नहीं रहने दी। हम अपने अपने लीडर्स, अपने अपने जिसको हम पसंद करते हैं, हीरो हो, फिल्म का हो, ड्रामे का हो, सियासत का हो, टीचर हो, हम उसके खिलाफ बात सुनना ही नहीं चाहते। हम इख्तलाफ राय को खत्म कर चुके हैं, हम दुश्मनी में बदल चुके हैं एक दूसरे के साथ, कि जो मेरी बात नहीं सुनता वो मेरा दुश्मन है। हालांकि भाई आपकी बात सुन रहा है तो दूसरे की सुनने में आप में हौसला भी होना चाहिए, बर्दाश्त भी होनी चाहिए, और उसके लिए जो जो लोगों के बड़े हैं इसमें आगे उनको आना है। यानी जो पार्टी या जिनका कारकुन ऐसी हरकत करता है, सबसे पहले उनकी तरफ से मजम्मत आनी चाहिए, उसको सोशली अलग करना चाहिए कि आप हमारी पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं। और मैं इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी औरत और मर्द का नहीं नाम ले रहा, ये सब के लिए है। ये जो टॉलरेंस खत्म हुई है उसने हमारे माशरे की जड़ें हिला के रख दी है। सिर्फ इसी बुनियाद पे हमारे अंदर गुफ्तगू खत्म हो गई है, मुकालमा खत्म हो गया, और ये बहुत बुरी बात है। जिस तरह आपने कहा कि बहुत बड़ी सोसाइटी के सेगमेंट ने इसकी मजम्मत की, मजम्मत नहीं, ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए कि आप अपने रवैये को दुरुस्त करें, फिर बात होगी। क्योंकि ये कोई तरीकाकार नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी का वर्कर हो या खातून हो, किसी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू, भाई आपकी राय है ना, आप दीजिए, आप दूसरे को बर्दाश्त कीजिए। हाँ, बदतमीजी कर रहा है उसको भी तरीके से जवाब दिया जा सकता है। आज कानून मौजूद है। हमारे यहाँ मसला यही हो गया कि हम अपने हाथ में कानून को पकड़ के समझते हैं कि हम ही लीडर हैं, हम ही करेंगे। इसकी मजम्मत हो रही है, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और कानून को अपना रास्ता भी लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मर्द है या औरत। आम नुक्ता ये था कि ये इस हद तक दीदा दिलेरी से मॉल रोड पे पंजाब असेंबली के सामने
जो कानून साजी का सबसे बड़ा इदारा है पंजाब का, उसके सामने ये अगर हो रहा है तो ये दीदा दिलेरी क्या है किसी एक शहरी की? ये मैं और आप भी हो सकते हैं कि आपने इस हद तक एक दिलेरी के साथ आपने किसी पे अटैक किया और फिर उसको आपने उसको इनकार नहीं किया कि मुझसे गलती हुई या ये हो गया या द हीट ऑफ द मोमेंट हो गया। आपने उसे कहा कि मैंने ठीक किया, ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही होगा। तो ये जो अवाम के अंदर या आम शहरियों या पॉलिटिकल सपोर्टर्स के अंदर ये जो दीदा दिलेरी है, ये किस नहज पे हमें लेके जा सकती है? इसको कैसे रोकें फरहान साहब? देखिए, मैं खुद, मेरी तबीयत में बड़ा गुस्सा है, जज्बाती आदमी हूँ। बहुत कुछ वक्त ने सिखाया है। और क्या सिखाया है कि एक ट्रैफिक पुलिस का सिपाही हो या नाके पे खड़ा हुआ सिपाही हो सकता है वो आपसे बदतमीजी करे, आप छोड़ दें, इग्नोर करें, उसकी रिपोर्ट करें, जवाब न दें, क्योंकि पता नहीं वो बेचारा कितने घंटों से इसी ड्यूटी पे खड़ा है, कौन सी सजा भुगत रहा है। हमें थोड़ी सी बर्दाश्त, मैंने इसलिए एक मिसाल दी कि सियासत से हट जाए, लॉ एंड ऑर्डर के इदारों पे आ जाए, वहां पे भी गुस्सा और बदतमीजी होती है। थोड़ा थोड़ा हर शहरी को अपना फर्ज अदा करना होगा। आप वीडियो बना लें, आप भेज दें, सोशल मीडिया पे डाल दें, लोग एक्शन लेते हैं, पुलिस ऑफिसर्स एक्शन लेते हैं। मतलब हम खुद कानून हाथ में क्यों लेते हैं? हमें चाहिए कि जहां ट्रैफिक वायलेशन हो रही है हम वीडियो बनाएं और डाल दें सोशल मीडिया पे, जी चेक कर लें जो भी साहब है यहाँ के इलाके के इंचार्ज, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। हम सब ने ये समझ लिया है कि हमने ही सबक सिखाना है, बस इसी वजह से हर तरफ यही अबतरी फैली हुई है हमारी। ठीक है, एंड शॉर्टली कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इन खातून के खिलाफ आपके ख्याल में? मैंने तो कहा है कि कानून की कार्रवाई तो सरेआम होनी चाहिए। अगर उस वक्त पुलिस ने नहीं किया, क्योंकि वो ज़ाहिर है खातून जिस बदतमीजी से गुफ्तगू कर रही थी वो किसी के भी गले पड़ती, उस वक्त उनके खिलाफ वही एविडेंस होना चाहिए जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने एक्शन दिखाया है। बस जितना किया है उतना उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जो आ जाते हैं ना माशरे में आके, वो माफ कर दो जी औरत है, माफ कर दो जी बच्चा है, नहीं, उसको सजा मिलनी चाहिए। 2-4 लोगों को सजा होगी तो 2-4 माफी भी हो जाएगी और ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि हम इस तरह छोड़ते हैं वही हमारे लिए गड़बड़ भी। और वैसे ये पुलिस का भी आपने जिक्र किया, मैंने देखा वहां पे एक पुलिस वाला मौजूद था, जब खातून ने उसको पुश किया कि तुम पीछे हटो तो वो पीछे हट गया। हमारी पुलिस का अक्सर मॉब हैंडलिंग के अंदर ये रवैया होता है। पंजाब पुलिस का मैंने खास तौर पे देखा है, कुछ मजहबी वाकयात भी जो इंतहा पसंदी के होते हैं, पुलिस हट जाती है तकरीबन मैक्सिमम केसेस के अंदर। एक वाकया लाहौर में एक अच्छी एग्जांपल था जो वो ASP साहिबा ने जो किया था। अदरवाइज नॉर्मली ये होता है कि मॉब हैंडलिंग में पुलिस थोड़ा सा मे बी बिकॉज ऑफ देयर रिसोर्सेज नहीं उस तरह से होती, तो उसको भी मेरे ख्याल में अपने वसाइल को बेहतर करने की और अपनी ट्रेनिंग को इस सिचुएशन में बेहतर करने की जरूरत है। आमिर साहब देखें, जिसने जब खातून ने पुलिस वाले को, आप कह रहे हैं ना, पुश किया, ये पर्चा ऐसा सख्त हो सकता है कि महीनों वो जेल में रहे जी। और वहां पे अगर वो पुलिस वाला, वो सिपाही था, अफसर था, रिएक्शन देता, आप और हम सारे पुलिस के खिलाफ हो जाते। औरत थी जी, क्या हो गया, धक्का दे गया। हमें ये भी देखना चाहिए कि उसने बर्दाश्त की, कोई बुरी बात नहीं की। ठीक है, ताहिर अंजुम साहब के साथ ज्यादती हुई, लेकिन यहीं पे पुलिस का, मेरे ख्याल में ये IG पुलिस को क्रेडिट जाता है कि उन्हीं की ASP वहां पे पहुंचती हैं और मॉब के अंदर से एक ऐसे शख्स को, एक औरत को, बच्ची को निकाल के ले जाती हैं जो बिल्कुल उस वक्त वहां पे तो आग लगाने वाले ही खड़े थे ना, इसके अलावा कुछ नहीं होना था। इसी तरह यहाँ पे जब एक औरत इतनी बिफरी भी है, फिर अच्छा था कि बर्दाश्त किया, लोगों के सामने आ गया ना, एक्सपोज हो गई वो खातून। सही है। अच्छा आमिर साहब, कल के काबीना इजलास की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ सख्त फैसले किए जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाबंदी का जो फैसला है वो कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या समझते हैं इसकी क्या वजह थी, से क्या नतीजा अखज़ किया जाए? जो तनकीद हुई हुकूमत पर उस वजह से कुछ पीछे हटे हैं, या फिर मज़ीद जो कुछ शवाहिद हैं, सबूत हैं, वो इकट्ठे किए जा रहे हैं? क्या हिकमत अमली है? ये दोनों तरफ की बातें हैं। आप ये भी ठीक समझ लें कि तनकीद हुई, गवर्नमेंट की भी यही प्लानिंग थी, कोई एजेंडे पे नहीं था, ना काबीना में ये इजलास में जिक्र आया ना आना था। कल 6 आइटम का एजेंडा था, 3 अप्रूव हुए, क्योंकि मीटिंग बहुत शॉर्ट हुई और ना कोई पॉलिटिकल डिस्कशन हुई, वरना ऑफिसर्स को हटा के भी गुफ्तगू हो जाती है, वो भी खबर बन जाती है। एजेंडे पे नहीं थी ये चीज, प्रेशर टैक्टिक्स में आती है। अता तारड़ साहब उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, जिन्होंने फैसले बताए थे, और आग के डार साहब ने उसको डिफ्यूज भी किया, क्योंकि अपनी अपनी पार्टियां, ये सब हुकूमत के साथ हैं, मिलके चल रहे हैं और मिलके खेल रहे हैं। जो प्रेशर डालना था वो भी मकसद हासिल किया है, और जो एविडेंस इकट्ठा करना, देखें ये गवर्नमेंट के लिए ना कोई बड़ा काम नहीं है कि आप कैबिनेट में लाएं, अप्रूव कर लें। ये इमरान खान ने भी किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2019 में, और उनको तो इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट में बैन भी कर दिया था, वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी कर दिया था। अब भी अगर ये एविडेंस लाना है तो वजारत दाखिला लाएगी,
कैबिनेट से अप्रूव कराएगी, और सबसे बड़ा मसला ये है कि उसे सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है। सुप्रीम कोर्ट में आपको उन सारे सवालात के जवाब देने होंगे जो आइन में लिखे हुए हैं कि ये पार्टी कोई भी ABC जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान के इक़्तिदार आला के खिलाफ काम कर रही है। तो फिर आप साबित करते हैं, जैसे इंडियन फंडिंग का इल्जाम लगा के TLP को बंद किया था इमरान खान साहब ने और फिर बहाल भी करना पड़ा, तो ये चीजें फॉरेन फंडिंग की PTI पे बहुत अरसे से चल रही हैं। 9 मई के केसेस चल रहे हैं, बहुत गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ये साबित करना कोर्ट ऑफ लॉ में जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे होंगे और शायद लाइव कवरेज हो रही होगी, वो सबका लेकिन सवाल यहाँ पे आमिर इलियास राना साहब ये है, अगर इन केस पार्टी बैन हो भी जाए, अगर ये पार्टी बैन हो भी जाए एज पर गवर्नमेंट, उनके कवायद मौजूद हैं, उसके बाद क्या है? क्योंकि ये बैन होने वाली पार्टीज की एग्जांपल कोई हमारे लिए नई तो नहीं है, चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून में से मुस्लिम लीग काफ का बाद में बन जाना हो या मुख्तलिफ फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाने हो, पार्टीज बैन भी हुई हैं। इवन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसको भी बैन किया गया, तहरीक लब्बैक को भी बैन किया गया। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें पार्टीज को बैन किया गया, बट दे अगेन केम बैक किसी और नाम से, किसी और निशान से, या फिर अपनी वजूद के साथ दोबारा कानूनी जंग लड़के। तो फिर इसके बाद क्या है? हुकूमत को क्यों चाहिए फिलवक्त ये स्टेप? अगर हो भी जाए तो इसका फिर क्या फायदा, क्या रिपरकशंस है, क्या फायदे हैं? देखिए, ANP जो आज जमात है ना, उसका नाम नैप था, जिसे भुट्टो साहब ने बंद किया था, और उन पे खिलाफ की ट्रायल भी चल रहे थे। फिर मार्शल्लाह आ गया, वली खान बाहर आ गए, सारी पार्टी नए नाम से आ गई। बस आप ये समझें कि अगर आप एक चीज समझते हैं कि दुरुस्त है, फिर उसे कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करना है, और फिर उसमें तो फिर 5 साल की सजा है कि 5 साल के लिए तमाम लोग जो पार्लियामेंटेरियन है या उस पार्टी के मेंबर हैं, वो किसी भी ओहदे के लिए नाअहल हो जाते हैं। सही। तो कौमों की जिंदगी में मुख्तलिफ चीजें आती हैं, प्रेशर भी आते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं। इशू ये होता है कि जो हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त, ना पाकिस्तान से बाहर कोई होना चाहिए कि उसको इतना बड़ा बना दें कि पाकिस्तान से बड़ा हो जाए, और ना पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी हेट पैदा कर दें कि हम सब आपस में लड़ पड़े। हमें बर्दाश्त ही करना चाहिए, सियासी रवैयों में भी, मजहबी रवैयों में भी, फिरका वाराना मामलात में भी, लिसानी मामलात में भी, तालीम के मामलात में भी। असल बात है डायलॉग होना चाहिए, जो हमारे माशरे से नापैद हो रहा है, उसकी बड़ी जरूरत है। अच्छा आमिर साहब, इस सारे तनाजुर में पीपल्स पार्टी का क्या किरदार देख रहे हैं? वो पाबंदी के हक में ना तो खुलकर सामने आ रहे हैं, ना ही खामोश है, कंफ्यूजन का शिकार है पीपल्स पार्टी। आप देखें, इमरान खान का जब बयान आया 9 मई का कि मैंने GHQ पे पुरअमन एहतजाज के लिए पहले से लोगों को कह दिया था, मरियम नवाज का बयान आया, शहरी रहमान का आया, खुर्शीद शाह का आया। जब बैन की बात हुई, शर्जील मेमन ने उसके हक में बयान दिया, रजा रब्बानी साहब ने उनके खिलाफ बयान दिया। मुख्तलिफ पार्टियों में जमहूरियत इस चीज का नाम होता है कि राय सब दें और फिर लीडरशिप बैठ के फैसला करें। वो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में नहीं है, गवर्नमेंट की कानूनी टीम में जिसमें लॉ मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वजीर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग गए। आसिफ जरदारी साहब को उन्होंने जाके बयान कर दिया। उसके बाद वजीर इत्तलात ने कहा कि आर्टिकल 6 पे वो हमारे साथ हैं और बाकी चीजों पे हम बातचीत कर रहे हैं। जाहिर है उनकी अपनी पार्टी के अंदर, PMLN के अंदर भी क्वेश्चन हुए हैं, लोगों ने किए हैं कि इससे क्या फायदा होगा, क्या। असल बात है कि बहस करें, फैसले करें, पब्लिक करें। ये एकदम ला के ना बम मारे कि जी हमने ये कर दिया और बैकलैश हो और उसका नुकसान पाकिस्तान को। आपने बैन करना है, कराइए, आप साबित कीजिए, लोगों को भी समझ आ जाएगी, क्योंकि आप खुद तो अथॉरिटी नहीं है ना। आप तो एक एक्शन कर सकते हैं और उस पर हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अच्छी बात है, हमारे इदारे भी फाल हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को डर भी होना चाहिए कि हमें कल को चीजें साबित भी करनी है। तो आमिर साहब, इसी से रिलेटेड जिस तरह से मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, उस पर आपने सुना होगा नदीम अफजल चंद जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें हमारा हक नहीं है, जिनका है उन्हें, जिस जमात की हैं मखसूस नशिस्तें, उन्हें ये मिलनी चाहिए। तो फिर ये भी समझा जा सकता है कि जो पीपल्स पार्टी है गुड कॉप बैड कॉप जो है वो प्ले कर रही है। नहीं, बड़ी पार्टियों में ना लोग राय का इजहार करते हैं। नदीम अफजल चंद PTI में गए तो वो इमरान खान को कभी डिफेंड नहीं करते थे, पब्लिकली उनके गलत फैसलों के ऊपर बात करते थे, और उन्होंने छोड़ा था जब आपको पता है हजारा कबीले के लोग मैयतें लेके बैठे हुए थे अपने पैरों की, और इमरान खान साहब जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, ये काम नहीं हो सकता कि आप हुक्मरान हो और आपकी जिद इतनी बड़ी हो कि अपने बच्चों, अपने लोगों के लिए आप मिलने भी ना जा सके। तो ये होता है, और ये इख्तिलाफ राय और इजहार राय हर पार्टी के अंदर होना चाहिए। मैं तो इस बात का कायल हूं। देखें, ये मैंने तबसरा किया था सबसे पहले जब ये नशिस्तें गई, मैंने कहा ये माले गनीमत है। तो बड़ा उस पर सवाल हुआ कि जी ये तो
कोई जंग थी। मैं कहा इसको आप ना गजबे और लड़ाइयाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मत ले जाएं कि जंग थी और फलां था। इशू सियासी बात हो रही है कि एक पार्टी, आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कहता हूं कि वो फैसला अधूरा है, मुकम्मल इंसाफ सिर्फ पीटीआई को दिया गया जो इंसाफ लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनके फैसले के बावजूद अली जफर ने कहा कि हमें वो मिला जो हमने मांगा नहीं था। सलमान अकरम राजा ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके, हेयरिंग जब सबमिट खत्म हो रही थी, उन्होंने कहा ये सुन्नी ताज कौंसिल को दे दें। अब ये बात तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे आएगी ना, तो ये जब फैसला होगा, सब कुछ होगा, फैसला तो हो गया ना। अब उसके ऊपर रिव्यू लगता है, नहीं लगता है, बहस तो चलती रहेगी। ये इसी तरह चलेगी है जी। आपने जैसे 63A रीराइट किया था, अब आपने आइन में 3 दिन को एक तो बैकडेट से लागू किया, फिर आपने उसको 15 दिन कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है, रहेगा। सही, चले आपका तजिया हम तक पहुंचा। आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद और इस अहम मामले पे बात कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब आइए मिलकर देखते हैं सेगमेंट सफ़र है शर, जिसमें आज वकार अहमद मलिक साहब भी मखड में ही मौजूद हैं, क्योंकि मखड सीरीज़ हमारी चल रही है। यहाँ पे एक मंदिर भी है, इस मंदिर के बारे में बात हो रही है, जहाँ महकमा आसार कदीमा के इस वक्त कहीं आसार नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है इसका। देखते हैं। आप मखड में हो और यहाँ के चौबारे और हवेलियां देखकर यही ख्याल आता है कि इस कदीम शहर में त्यौहार कैसे मनाए जाते होंगे। दरिया सिंध उन लोगों की जिंदगियों में क्या मानवियत रखता होगा, कैसे इन गलियों में फलसफा और मंतक के इल्म के प्यासे घूमते होंगे। मखड शहर में हो तो बहुत से सवालात का जहन में जन्म लेना फितरी है। मखड में ही एक इमारत मंदिर की है। ये मंदिर आज भी दरिया सिंध के किनारे खड़ा सदियों कदीम तहजीब का मोतबर गवाह है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त और मखड शहर में हूँ। क्या खूबसूरत सुबह है, सुबह बखैर आपके लिए। और यहाँ पे मखड शहर में मैं इस वक्त एक मंदिर में बैठा हूँ। बहुत ही कमाल आर्किटेक्चर है। और आप जब साल्ट रेंज से ये पूरी आर्क जो है इससे घूमते हुए और जब आप यहाँ आते हैं, जो आसार कदीमा है जगह जगह बिखरे हुए हैं। और ये जो मंदिर है ये मखड शहर में है। और मखड शहर में इस मंदिर की जो मौजूदगी है वो हमें इस बात का भी पता देती है कि जितने भी मंदिर हैं या इबादत गाहें हैं, बुद्धिस्ट्स की इबादत गाहें भी अगर आप देखें तो ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे इबादत के लिए एक ख़ास फोकस जो दरकार होता है, जो एक ख़ास इर्तिकाज़ दरकार होता है या ख़ास तवज्जो दरकार होती है, वो लोकेशन उस हिसाब से चूज़ की जाती है। इसी वजह से हम साल्ट रेंज में जब आम का टेंपल देखते हैं या इसके बाद हम जहाँ जहाँ पे जो इबादत गाहें हैं पुरानी वो देखते हैं, तो उनकी जो लोकेशन है वो बहुत अहम है। ये जो इसकी लोकेशन है ये बहुत ही अहम है। जहाँ मेरे सामने दरिया सिंध जो है ये कर्व इस तरह बह रहा है और बहुत ही वुसअत है, दूर तक पहाड़ हैं जो कि नज़र आते हैं। और मैंने देखा है कि ये एक मुमासलत है, यानी आप कटास राज से लेके और फिर आम टेंपल और ये तमाम इलाका भी अगर आप देखें तो आपको जो जितने भी मंदिर या बुद्धिज़्म की जो इबादत गाहें नज़र आएंगी उनके आगे ख़ास स्केल नज़र आएगा। जो मंजर है उसकी ख़ास वुसअत है। जब आप दरिया में से गुजर रहे होते हैं या आप दरिया के पार से इस साइड पे देखते हैं तो ये जो इमारत है ये बहुत ही नुमाया और बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। लेकिन जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हैं और आप यकीनन एक इबादत गाह के अंदर जो जाने का तरीका है उसको यकीनन आप एडॉप्ट करते होंगे, आप शूज़ जो हैं वो उतार के जाते होंगे। जब आप इबादत गाह के इस मंदिर के अंदर जब आप जाते हैं तो फिर बहुत अफसोस होता है इस बात को देख के कि इस इमारत की बिल्कुल भी देखभाल। और मैं हैरान हूँ कि इसका जो आर्किटेक्चर है ये जिस वक्त उन्होंने बनाया तो ये अभी तक अपना कायम है। हालांकि इसको जो बिगाड़ने का मामला है, इसकी जो देखभाल है वो तो ना होने के बराबर है। और अंदर जो वॉल चॉकिंग है, अच्छा वॉल चॉकिंग पे हम क्योंकि पीटते रहते हैं और ये बात खुद रिपीट करते हुए बड़ी शर्म आती है।
कि वो चाहे मसाजिद हैं पुरानी, आप कोई भी आर्कियोलॉजी की साइट, फोर्ट ले लें, आप मंदिर ले लें, कोई भी देख हमारा यहाँ जो रवैया है अमूमी तौर पे वो बहुत ही मनफी है। इस कदर मनफी रवैया है कि हम अपनी शनाख्त छोड़ के आना चाहते हैं। शनाख्त छोड़ने के बहुत सारे मस्बत तरीके भी मौजूद हैं, लेकिन शायद वो मुश्किल हैं, ये लंबे रास्ते हैं, उनकी तरफ हम नहीं जाना चाहते। और ये आसान रास्ता होता है अपनी शनाख्त छोड़ने का, लेकिन ये कितना ही बुरा रास्ता है कि जहाँ पे आप अपने नंबर्स, और अभी मैंने एक जगह पे देख रहा था कि वोट का सही हकदार, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये किसी भी इबादत गाह का, कोई किसी भी मज़हब की इबादत गाह है, वो एक ख़ास तकद्दुस चाहती है। और तमाम जो मज़ाहिब हैं जो दूसरे मज़ाहिब का तकद्दुस करते हैं, उनकी तकदीस का ख्याल रखते हैं, तो वही तकदीस को डिज़र्व भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से हमें बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत हसास होना चाहिए कि ये जो मंदिर है, जब हम अंदर से देखते हैं तो अफसोस होता है। इमारत बहुत ही कमाल है, बहुत ही शानदार है, इसकी जो आर्चेज़ हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और पाकिस्तान जो है दो हवालों से पूरी दुनिया में नंबर 1 है। एक तो माउंटेन्स के हवाले से कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में दुनिया के अजीम तरीन माउंटेन्स हैं, और दूसरा आर्कियोलॉजी के हवाले से। ये दो शोबे ऐसे हैं जो सियाहत में बहुत ही अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। तो अगर इन दो में कोई मुल्क नंबर 1 है लेकिन सियाहत में वो बहुत पीछे है, तो फिर इसका मतलब ये है कि गफलत की कोई गज़ब दास्तानें हैं जो कि हमने समेट रखी हैं। अदरवाइज़ इन दो चीज़ों की मौजूदगी में सियाहत का ना होना ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। मखड शहर जो है ये क्योंकि कदीम बंदरगाह रही है, तो यहाँ पे तहजीबी इलामतें हैं, पुराने बाज़ार हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है जो कि मुनहदिम हो रहा है। जो यानी पुरानी इमारतें हैं उनको गिरा के अब नई इमारतें बनाई जा रही हैं। और इसके अलावा ये है कि और डेफिनेटली स्टेट की मदाखलत के बग़ैर, और जब तक कि वो कंपनसेट नहीं करती, तो आम आदमी को दोष नहीं दिया जा सकता। उसने तो अपनी क़यामगाह को भारत महफूज बनाना है, लेकिन ये है कि ये एक ऐसा मिटता हुआ ख़जाना है जो कि मखड शहर में है और ये मिट रहा है। इस मंदिर जो है, इसके हवाले से मेरा तो यही इल्तमास है तमाम अरबाब इख्तियार से, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं और तमाम जो आर्कियोलॉजी से मुतल्लिक़ शोबे हैं, कि इस मंदिर की जो है वो देखभाल की जाए। और सियाहत के हवाले से कितना बड़ा ख़जाना भी है, और वैसे भी किसी की भी इबादतगाह हो, उसकी ताज़ीम, उसकी तक़दीस, उसको संभालना, ये बिल्कुल हमारा जो है वो फ़र्ज़ अव्वली होना चाहिए। मखड लाजमी आइए, टूरिज़म के हवाले से बहुत पोटेंशियल इस शहर में मौजूद है। ये बहुत ही खूबसूरत सुबह है, और इस वक्त मैं आपसे बातचीत करने के बाद नीचे दरिया में जाऊंगा, और वो जो बंदरगाह है वहाँ पे बिल्कुल दरियाए सिंध में एक सकूत है। मैंने दरियाए सिंध को किसी जगह इतनी खामोशी से बहते हुए नहीं देखा, हालांकि बहुत वुसअत है, लेकिन कमाल ठहराव के साथ बह रहा होता है। और शायद इस ठहराव और इस सकूत जो इस दरिया के अंदर पाया जाता है, इसी को देखते हुए ये मंदिर यहाँ पे तामीर किया गया, ताकि जब पुजारी या जो भी अपनी इबादत करते हैं वो इबादत करें तो कोई भी, हालांकि फितरत तक भी, उसमें कोई भी शोर जो है दखल अंदाजी न कर सके। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपके लिए अपडेट है उन लोगों के लिए जो कि क्रिकेट के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है, और इस नई टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक जो मुख्तलिफ बैटर्स हैं, इनमें न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि इंग्लैंड के जॉ रूट का दूसरा नंबर है। इंग्लैंड के ही हैरी ब्रुक 4 दर्जे तरक्की करके डिफीट किया उन्होंने बाबर आजम को, और वो आ गए तीसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान के बाबर आजम 1 दर्जे तनज़ुली के बाद इस वक्त चौथे नंबर पर विराजमान है। अगर हम डैरल मिचेल की बात करें सीफ्स में, तो रोहित शर्मा की बात करें तो उनकी रैंकिंग में भी 1-1 दर्जे तनज़ुली हुई है, और ये तीनों बैटर्स बिलतरतीब 5वें, 6ठे और 7वें नंबर पर चले गए। जी हाँ, और टॉप 10 बॉलर्स की रैंकिंग की अगर बात करें तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। बॉलर्स की रैंकिंग में पहले नंबर पर जो रविचंद्रन अश्विन विराजमान है। इंग्लैंड के क्रिस वोक्स 4 दर्जे तरक्की के बाद 20वें नंबर पर अब आ गए हैं। टेस्ट ऑलराउंडर्स में भारत के रविंद्र जडेजा
पहले नंबर पर ही मौजूद है। इसी के साथ साथ जडेजा स्टिल रूलिंग। हाँ एग्जैक्टली। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो जनाब पीसीबी ने अब भारत के पाकिस्तान आने या ना आने के जो फैसला है उसको आईसीसी की जिम्मेदारी करार दे दिया। मगरो लय कर दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा हमें नहीं अब आईसीसी देख ले। भारत के पाकिस्तान आने या ना आने को आईसीसी की जिम्मेदारी करार दिया गया और बतौर मेजबान पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है और फॉर्मेट है वो जमा करा दिया है। अब ये काउंसिल पर मुनसर है कि वो शरीक रुकन ममालिक को पेश करके कुछ बहस के बाद कितनी जल्दी से हतमी शक्ल देती है। जो मुजव्वज़ा शेड्यूल है उसमें ब्लू शर्ट्स के तमाम मैचेस लाहौर में रखे गए हैं और फाइनल में रसाई की सूरत में भी ब्लू शर्ट्स को कदाफी स्टेडियम में ही खेलना होगा। ब्लू शर्ट से मुराद इंडियंस हैं। दूसरी जानिब आईसीसी की जानिब से जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसके लिए मंजूर शुदा बजट में भी कुछ ज़िमनी अखराजात शामिल हैं। इसका मकसद भारतीय टीम के पाकिस्तान ना आने की सूरत में ये ज़िमनी अखराजात इसलिए रखे गए हैं, आपकी आसानी के लिए बताएं कि अगर टीम यहाँ नहीं आती और किसी दूसरे मकाम पे मैच रखना पड़ता है तो उस पर जो ओवरहेड एक्सपेंसेस आएंगे उनका ख्याल रखा जाए। तफसीलात ये भी बताती हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसका इनेकाद आइंदा बरस पाकिस्तान के अंदर होना है, लेकिन हमेशा की तरह भारत को भेजने की इस वक्त भारत की जो गवर्नमेंट है या उनका क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई है वो तस्दीक नहीं कर रहा है। बीसीसीआई की जानिब से इस वक्त भी एक नाज नखरों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिनों आपको मालूम है कोलंबो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जो कि रूटीन की मीटिंग थी, एक इजलास मीटिंग मुनक्किद हुई थी और इसमें इसका जो एलामिया था वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई ख़ास खबर लेके नहीं आया था, उसमें कुछ खास खबर नहीं थी और इसकी वजह जो इवेंट का स्केजुअल है और फॉर्मेट है उस पर कोई बात ही नहीं हो सकी फिर। और आईसीसी को अब भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने के फैसले पर बीसीसीआई से तस्दीक का इंतजार है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मगरो लय करके कर दिया है कि अब आप डिसाइड करें। और चूंकि उनका इन्फ्लुएंस अब इतना है आईसीसी के ऊपर, हम तो ये कह रहे हैं कि जो उनका बीसीसीआई के चेयरमैन है इस गुना हेड आईसीसी, तो देखते हैं कि वो अपनी मर्जी से क्या फैसला करते हैं। मेन्यू भी उनकी मर्जी का, वेन्यू भी उनकी मर्जी का, अब भी ना है तो अब हम क्या करें। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। इसी के साथ ही हम एक्सप्रेसो में ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आगे बहुत कुछ है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब जब से बच्चों की छुट्टियां शुरू हुई हैं हम आपको बहुत सारे समर कैंप्स जो है और आप पीछे पड़ी हुई हैं कि बच्चों को भेजें घर से, एक्टिविटीज में मसरूफ रखें। तो बहुत सारे समर कैंप्स का विजिट हमें उफेरा ने करवाया है, लेकिन वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज और ऐसा माहौल था। अब कुछ लर्निंग की साइड पे अगर आए तो सकाफा कुकिंग स्कूल में इस समर कैंप लगा है, वहाँ पे वही कुकिंग सीख रहे हैं बच्चे और क्या क्या सीख रहे हैं आइए देखते हैं। आज मैं आई हूँ एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पर ना सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कुकिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस इंस्टीट्यूट में इस बार लगा है बच्चों का समर कैंप। तो अगर आपका बच्चा खाना खाने के साथ साथ अच्छा खाना बनाने का शौकीन है तो आइए चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं कि क्या क्राइटेरिया है और यहाँ पर इस समर कैंप में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं खतीजा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मेरे इस वक्त हम सकाफा में मौजूद हैं, मेरे साथ खतीजा हैं जो एडमिन भी देखती हैं और मार्केटिंग ऑफिशियल भी हैं। तो आज खतीजा हमें इस कलनरी स्कूल इसका विजिट कराएंगी और हमें बताएंगी कि यहाँ पे क्या क्या कुछ होता है। तो खतीजा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि सकाफा बेसिकली है क्या? सकाफा बेसिकली एक कलिनरी स्कूल है। बहुत से लोगों को पाकिस्तान में कॉमन बात नहीं है कि लोग कलिनरी की डिग्री हासिल करते हैं, तो सकाफा आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है। हमारे पास छोटे से लेके बड़े से बड़े तक की अपॉर्चुनिटीज़ है। कोई भी आके यहाँ पे कलिनरी से मुराद है कुकिंग सीख सकते हैं हर तरह की। तो अभी हम चलते हैं, विजिट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पर होती हैं। चलिए। ये पेस्ट्री लैब है,
पेस्ट्री लैब में हमारी होती है प्रो पेस्ट्री की क्लासेस, जो कि होती है पेस्ट्री की एक्सट्रीम। अच्छा मुझे ये बताएं खतीजा कि एक तो यहाँ पे समर कैंप चल रहा है जो बच्चों का है खास तौर पे, इसके अलावा अगर हम रेगुलर क्लासेस की बात करें तो वो कौन कौन सी होती है? हाँ, हमारी जो रेगुलर होती हैं, जो सारा साल क्लासेस चलती हैं, वो होती है प्रो पेस्ट्री, जो कि पेस्ट्री लैब में चल रही है। इसमें होती है डिजर्ट्स की एक्सट्रीम, मतलब जो मीठा खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये हेवन है। सेवरी आइटम्स भी हैं और बेकिंग से रिलेटेड है ज़्यादातर। ओके, इंडिविजुअली हर कोई अपने आइटम्स बनाता है। अच्छा चलें अभी हम अंदर चलते हैं। तो खतीजा मुझे ये बताएं कि एज लिमिट आप लोगों ने क्या रखी हुई है? हमारी एज लिमिट है 15 अबव, जो हमारी रेगुलर वाले हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों को ज़रा केयरफुल रहना पड़ता है नाइफ्स और स्टोव्स के साथ और सारा गर्म चीज़ों के लिहाज से। तो ये जो समर कैंप है वो होता है 7 to 14। ओके, तो अभी यहाँ पर कौन शेफ कौन है यहाँ पे? वी हैव शेफ तहनियत। अच्छा तहनियत, आप यहाँ पर बच्चों को सिखाती हैं बेसिकली पेस्ट्री लैब में, तो मुझे बताएं कि किस तरह से आपने इस पूरी क्लास को डिज़ाइन किया है कि बच्चे जो हैं या जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो मैक्सिमम लेवल पे सीख सकें। All of our classes, as you can see, सारी बहुत hands on होती हैं। ठीक है। तो each student gets their ingredients, their workstation, workspace, recipes, everything and instructions from me. And then they work. यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स आपके अंडर होते हैं एक वक्त में? हमारी स्ट्रेंथ 10 की ही होती है, like sometimes it's 7। और ड्यूरेशन क्या होता है क्लास? 3 months। तो अभी यहाँ पर ये लोग क्या बेक कर रहे हैं, कुछ आप बताएंगे? आज we're, if you can smell, we're baking croissants। तो फिर फाइनली इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस फ्लोर पर जहां पर सकाफा में किड्स का जो समर कैंप है उसकी क्लासेस हो रही हैं। अभी अंदर चलते हैं। ये समर कैंप स्टार्ट कब से हुआ है सकाफा में? हमारा समर कैंप काफ़ी अर्से से, जब से सकाफा शुरू हुआ उसके बाद हमें आइडिया आया कि बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। छुट्टियों में गर्मी होती है और माँ बाप चाहते हैं बच्चे किसी सेफ इन्वायरमेंट में जाएँ, अच्छे माहौल में हुए, अंदर एसीज़ होते हैं, सब कुछ होता है। सबसे बड़ी बात ये, आजकल हमारे बच्चे बहुत पैशनेट है कुकिंग के मामले में, तो बहुत डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं, सब कुछ। आप किसी स्टूडेंट से बात करना चाहेंगी और पूछना चाहेंगी कि वो क्या बना रहे हैं? मैं बिल्कुल इनसे पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? Alina. अलीना, मुझे बताओ कि what are you making today basically? So today we're basically making sticky toffee pudding and fish and chips. Okay. And can you tell me about the ingredients? We have to add a certain amount of butter, milk, dates, water, etc. for the sticky toffee pudding. And for fish and chips, there are slightly different ingredients such as white fish, of course, potatoes, and baking soda and more. अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो समर कैंप है ये कितने ड्यूरेशन का होता है? समर कैंप हमारा यूजुअली होता है 3 वीक्स का। ठीक है, लेकिन आपकी मर्जी होती है, किसी ने 3 वीक्स पूरे नहीं लेने, कोई 1 क्लास ले सकता है, कोई 2 क्लासेस ले सकता है, कोई सारी क्लासेस ले सकता है। अच्छा, और डेली का अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कितना ड्यूरेशन इस समर कैंप को दिया जाता है? 3 hours की क्लास होती है हमारी। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ और बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मिरहा उमर। मिरहा, मुझे बताओ कि क्या कर रहे हो आप? मैं अपनी वहाँ पर डेट्स बॉईल कर रही हूँ। ओके। एंड वो अभी मेजर कर रही है। अच्छा, मुझे बताओ कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है? यस। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि टेस्ट अच्छा है। आपको घर में क्या चीज़ बनाने में मज़ा आता है सबसे ज़्यादा? कुकीज़ एंड Okay. केक्स। अभी तक क्या क्या सीखा आपने? हमने मोज़रेला स्टिक्स, चिकन टेंडर्स, ओके, पेंटेड केक, शुगर कुकीज़, ब्राउनीज, मोल्टन लावा। ज़बरदस्त। तो ये देखें, अगर आपका बच्चा जो है वो घर में बोर होता है लेकिन उसको अच्छा खाने का, अगर उसको कुकिंग का भी थोड़ा बहुत शौक है तो आप उनको यहाँ पर भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जिसके अंदर वो इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, यहाँ पर भी डिफरेंट स्टेशंस हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी खतीजा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं ये एट अ टाइम सेम काम करते हैं या डिफरेंट काम हो रहा होता है? नहीं, हाँ, जो अगर समर कैंप के बच्चे हैं सबको उनकी सेम रेसिपीज मिली जाएंगी, लेकिन हर बच्चा इंडिविजुअली अपना बनाएगा। तो बच्चों को किस तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है? जिस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है उस इंटरेस्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं? रेसिपीज डिज़ाइन इसी तरह की हैं। जिस तरह हमारा एक और प्रोग्राम है होप शेफ, वो बड़ों की रिलेटेड रेसिपीज होंगी। ये रेसिपीज बच्चों के मुताबिक बनाई गई हैं। तो सेफ्टी किस तरह से मुहैया करते हैं? हमारी इंस्ट्रक्टर एट ऑल टाइम्स उनके साथ होती हैं, वो साथ देख रही होती हैं, हम लोग खड़े हुए। इफ स्टूडेंट नीड्स हेल्प तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम, तो पता चल जाता है उसके हाथ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मारूक। मारूक, आपको खाने में क्या पसंद है और घर में मामा की हेल्प करते हो कुकिंग में? यस, विद माय फादर एज वेल। अच्छा, पापा भी करते हैं। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि आपने कुकिंग करनी है या सीखनी है? माय मदर, माय फादर एंड माय नानो।
अच्छा जी, यहाँ पे एक और बच्ची है, वो काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। What's your name? My name is Musfira. Musfira, tell me why cooking is very important. It's important because you can need it anywhere. For example, if your mom's not home and you're home alone and you're hungry, so you'd know how to make things, and it would be easier for you to survive. So, do you cook at home? Yes. What's your favorite dish? I like making souffle pancakes a lot, and I also like making Alfredo pasta. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे बताएं क्या चल रहा है यहाँ पे आपके स्टेशन पे इस वक्त? में से डक है। ठीक है। सो हम जस्ट इसको रोस्ट करने लगे हैं ताकि वी कैन गिव इट सम कलर टू द स्किन। ओके, तो मुझे बताएं कि बच्चों के अंदर इस स्किल को डेवलप करना कितना इम्पोर्टेंट है? इट डिपेंड्स ऑन द किड एज वेल। इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट्स लाइफ सेविंग हैक बेसिकली। ठीक है, तो आपको ज़िंदगी में कहीं पे भी खाना बनाना पड़ सकता है। जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कितना प्रोडक्टिव है ये सेशन? ये बहुत प्रोडक्टिव सेशन है बिकॉज इसमें यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग भी होंगी और दे वेरी इजी बेसिक थिंग्स। सो इफ़ दे स्टार्ट उनके इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप उनको इस स्टेज से यू मेक देम डू द कुकिंग एंड एवरीथिंग, तो दे कैन एक्चुअली लर्न समथिंग। और ज़िंदगी में ये एक ऐसी स्किल है कि अगर दुनिया ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो गया है, हर बिजनेस हर कारोबार सब बंद है, लेकिन इंसान ने जिंदा रहना है, उसके लिए ना खाने वाले खत्म होंगे ना खाना बनाने वाले। एग्जैक्टली, तो उसके लिए आपको खाना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो वैसे ये था आज का मेरा पाकिस्तान, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इन गर्मियों की छुट्टियों में कोई प्रोडक्टिव स्किल सीखे तो ये इंस्टीट्यूट उस जगह के लिए बेस्ट है, क्योंकि कुकिंग तब तक चलती रहेगी जब तक खाने वाले जिंदा रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने हुनरमंद पाकिस्तानी से जिन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए एंटी इलेक्ट्रिक ड्रेस बना ली है। जी हाँ जनाब, मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक है और मुमताज़ जट इनका नाम है। 6 साल की मेहनत से एक ये सूट उन्होंने तैयार किया है, सेफ्टी सूट और से हेलमेट तैयार किया है जो 8 फुट के फासले से बिजली की मौजूदगी का बता देता है। और अपनी नौयत का ये पहला सूट है जो 15 मिनट में चार्ज हो जाता है और 20 से 25 दिन तक उसी चार्जिंग से ये एक्टिवेट भी रहता है और किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिक शॉक से निमटने की सलाहियत रखता है। इस अनोखे सूट को तैयार करने वाले मुमताज़ हमारे साथ ही मौजूद हैं। वाह जी वाह, मुमताज़ मांगट इनका नाम है और थोड़ा बहुत पढ़े, इतना पढ़े भी नहीं है, लेकिन अपनी जहानत से इन्होंने किया, तो हमने कहा ज़रा इनसे पूछते हैं। और वो सूट विद द रोबोट भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी आपको दिखाएंगे। मुमताज़ वेलकम टू एक्सप्रेसो, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, बड़ा अच्छा लग रहा है। खैरियत से पहुँच गए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मंडी से डायरेक्ट आए या लाहौर में थे? इधर लिविंग है, इधर है। अच्छा, इधर ही रहते हैं आप। तो हम अभी वैसे ऑफर थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने कहा चले हम जरा ऑनर आपसे और इकट्ठा हम भी जानने की कोशिश करते हैं। ये सूट तो हमारे सामने है, यूजुअली ये एक किट होती है जो आम वर्कर्स पहनते हैं, लेकिन इसमें आपने कुछ स्पेशल लगाया है ऐसा, जिससे क्या है ये, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। इसमें ये डिवाइस लगी हुई है फ्रंट पे, देख रहे हैं, इसमें ये रडार की तरह वर्क करता है। ठीक है। और 360 का एंगल बनाता है। आप खड़े होना चाहें तो हो सकते हैं वैसे, इसको अगर बताना चाहें तो ये 360 का एंगल बनाता है। ठीक है, आप हो जाए, आप बताइए। ये ऐसे फ्रंट की तरफ 360 का एंगल बनाता है। ठीक है। और 8 फुट की रेंज में 11 kV जो करंट होता है उसको डिटेक्ट करता है। अच्छा। फिर ये वापस इसको रिपोर्ट देता है, फिर यहाँ पे LED ब्लिंक करती है और साथ में बजर ऑन होती है। तो क्या हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देख सकते हैं? हाँ जी, चेक करें बिल्कुल। कैसे पता चलेगा हमें? डेमोक्रेट वो तो अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तब ये करेगा, अदरवाइज वैसे डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता। और आपने कहा कि ये जो डिवाइस है ये एक्चुअली इसको डिटेक्ट करती है, तो ये 360 एंगल यानी कि पूरी बॉडी के आसपास इसको डिटेक्ट करेगी। इसके बैक साइड पे ड्रेस के अंदर एंटीना है इसका। ठीक है। ठीक है, ये पूरी तरफ जो एक सर्कल बनाती है, कहीं पे भी करंट हो, आगे हो पीछे हो, तो ये बता देती है। अच्छा, उसकी प्रिवेंशन भी है कोई, या सिर्फ अलार्म जो है वो होता है या बजर बजता और पता चल जाता है? जी पता चल जाता है, बंदा मुहतात हो जाता है कि आगे करंट है, मुझे मुहतात होकर काम करना पड़ेगा। और ये हेलमेट ये तो नहीं होता कि ऐसा मुहतात हो कि इसका करंट बंदे को लग जाए। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। 3.7 बैटरी है, मोबाइल वाली बैटरी है, इसमें ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, मोबाइल से चार्ज होता है। आपने कहा कि 15 मिनट में चार्ज होता है। हाँ, और कितनी देर तक फिर ये चार्ज रहता है? 25 दिन तक उसकी जो बैटरी टाइम है। हाँ जी सर। ओके। क्योंकि इसकी तैयारी में मैंने ये चीज़ देखी कि ये
कितनी आसानी बंदे के लिए पैदा कर सकते हैं। आप बैठ जाइए प्लीज, तशरीफ रखिए। क्योंकि वर्कर जो होते हैं, वापडा के वर्कर होते हैं, वो ज्यादा उस चीज पे तवज्जो नहीं देते और इस वजह से ज्यादा हादसात होते हैं। कई दफा अर्थ नहीं लगाते खुद को, कुछ ना कुछ मसले और होते कितनी इंटेंसिटी का करंट, ये किसी भी इंटेंसिटी का करंट हो, पावर हो, वो ये डिटेक्ट करता है या कुछ? 220 है, उस पे ये 3 फुट पे आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि जहां से खतरा स्टार्ट होगा ना, ये वहां से बताना शुरू कर देगा। अगर मेगावाट जो ट्रांसमिशन लाइन है 25-30 फुट के फासले से बताना शुरू कर देगा। और ये जो हेलमेट है ये भी हाँ जी, इसका भी है, ये भी ऊपर की तरफ एंगल बनाता है। कई दफा पोल पे जब चढ़ रहा होता है, क्लिम कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रिक वर्कर, तो फिर ये ऊपर का बताता है अगर ऊपर कोई जी जी। अगर देखते हैं धूप है ज्यादा, तो फिर LED अगर किसी को नजर नहीं आती, साथ ही इसके बजर होती है जो कान के बिल्कुल नजदीक होती है, तो ये साथ ही ब्लिंक का बता देती है कि आगे करंट है, ऊपर करंट। तो इसमें सिर्फ बजर ही है या ये वाइब्रेशन भी इसमें आपने? नहीं, वाइब्रेशन होगी तो फिर बंदा वैसे ही डर जाएगा। हाँ, और वो गलती कर देगा, करंट लग गया। हाँ जी, वेरी राइट। क्यों बनाने का ख्याल आया आपको? कोई हादसा ऐसा देखा या वैसे आपके जहन में था कि ऐसा कुछ करना है, या खुद से ही एक्सपेरिमेंट किया? क्या ये चीज मैं गया था एक दफा बिल ठीक करवाने ना, वापडा ऑफिस उधर मंडी बहाउद्दीन में। अच्छा, तो वहाँ पे मैंने शोहदा की तस्वीरें देखी हैं दीवार के ऊपर। ओ यार, तो वहाँ से देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कुछ ना इनके लिए करना चाहिए कि ये हादसात कितने कम किए जा सकते हैं। अमेजिंग है तो वो शहादतें ही हैं, लेकिन हादसात भी हैं साथ में, क्योंकि उनकी फैमिली उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो इस वजह से वहाँ से मुझे इस चीज़ का ख्याल आया, वहाँ से मैंने इस पे मेहनत स्टार्ट कर दी। कितना टाइम आपको लगा ये हेलमेट? इस पे मुझे तकरीबन 6 साल लग गए हैं। इसमें काफ़ी तब्दीलियां करनी पड़, जब मैं कामयाब होता फिर मैं सोचता नहीं इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। पहले बैटरी टाइमिंग का था कि 3 दिन निकाले जैसे मोबाइल निकालता है, फिर मैंने उस चीज़ को बढ़ाया, उसमें थोड़ी तब्दीली की है, ताकि इसमें फिर मैंने बैक साइड पे बैटरी लेवल भी रखा हुआ है। आप बटन दबा के आप बैटरी का चेक कर सकते हैं, लेवल चेक कर सकते हैं। पहले ये ऑलरेडी वर्क करती थी, अब ये उस टाइम इसने काम करना जिस टाइम करंट होगा, अटैक होगा। हाँ जी, तब ये काम करेगी, तभी बैटरी इसकी यूज़ होगी। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं करेगी। हाँ जी, वरना तो 2 महीने भी चार्ज कर, बैटरी खराब होने का खतरा होता है। बैटरी अगर चार्ज नहीं करेंगे तो फिर इस वजह से ये जरूरी होता है कि तो 25 दिन के ये तो आपने तो चले के इनोवेशन कर ली है, अब इसके महकमाना इस्तेमाल के लिए कोई डेवलपमेंट हुई है? टीवी चैनल्स पे तो आप आए हो, कोई रब्ता किया है किसी ने आपसे कि हमें ये सूट्स दें और या हमारे लिए काम करें, बनाएं इस टेक्नोलॉजी को? मुझे एक दफ़ा गुजरावाला से कॉल आई है गैपको की तरफ से। अच्छा, फिर उसके बाद भी उन्होंने रब्ता नहीं किया। क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा था हम मीटअप करवाना चाहते हैं अपने जो है सिक्योरिटी के, सेफ्टी के जो हैं, ठीक है, MD हैं, उनके साथ हम करवाएंगे मीटअप वगैरह। एफिशिएंसी क्या है? कितने में ये डिवाइस तैयार हो जाता है? 35,000 में तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कमर्शियली इसको महकमे लें तो 35,000 की डिवाइस उनको मिल जाएगी? आप ये कंप्लीट में तैयार होती है? कंप्लीट मिलेगा 35,000 में। अच्छा, ठीक है। बाकी अगर बल्क क्वांटिटी हो तो फिर इसमें फिर कम हो जाते हैं प्राइस। ठीक है। और अब तो जो कि आपने एक इनोवेशन कर ली है, तो कितना वक्त आपको, अब तो 6 साल ओब्वियसली नहीं लगेंगे, पहली चूंकि आपने बना लिया, कितना वक्त आपको चाहिए इसको मजीद? अब इसमें तकरीबन आधा दिन हो तो ये बन जाता है। अच्छा। वाह यार, क्या बात है। अच्छा, अपने बारे में मुमताज़ कुछ बताएं, क्या आपकी एजुकेशन है और कुछ आपका इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में? तो तभी कोई ऐसी डिवाइस या कोई चीज़ तैयार की जा सकती है? जी, मेरा बचपन से इस चीज़ में इंटरेस्ट है, गॉड गिफ्टेड है। तो जब मैं स्कूल में होता था बिल्कुल, तब भी मेरी पॉकेट में टेस्टर होता था। अच्छा, हाँ जी। तो आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक चीजों से बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो जब ये बना रहे थे आसपास लोग तो कहते होंगे कि टाइम जाया कर रहे हो, की कर रहे हैं, कोई और कर लेता? पता ही नहीं था, मेरे घर में नहीं किसी को पता था। खामोशी से आप लगे हुए? हाँ जी, ऐसी चीजें अगर बना रहे हैं बता दें फिर ये कामयाब नहीं होती चीजें। अच्छा, क्योंकि इंसान कभी हारता है, कभी कुछ होता है, लोग फिर डिसहार्ट करते हैं कि यार छोड़ दो, कहाँ टाइम जाया कर रहे हो। बड़े डीप आदमी हैं आप वैसे। तो अब आगे इरादे क्या है, आप क्या चाहते हैं? ये तो चले एक चीज आपने बना ली ना, और माशाल्लाह अच्छी है, आगे क्या आपके प्लान्स हैं, क्या करना चाहते हैं, ख्वाब क्या है आपका? ख्वाब यही है मेरे, इंसानियत की खिदमत है। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार क्या बना, क्या मिला, क्योंकि 3 महीने तो हो चुके हैं इसको मंजर ये बना भाई, ये बैठे हैं नेशनल टीवी पे बैठे हैं, ये बना। तो उन्होंने, हर कोई पूछता है, जब भी कोई मिलता है, दोस्त मिलते हैं या कोई और मिलता है जिन्होंने मुझे देखा है सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल पे, वो कहते हैं यार क्या बना, क्या बना। मैं कहा यार मैंने तो इंसानियत की खिदमत के लिए बनाया, मुझे इससे कुछ मुनाफा वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं आपने अपना काम कर दिया। हाँ जी, मैंने कर दिया, बाकी आगे फिर अफसरान का, वापडा का है कि वो करते हैं कि नहीं करते। ये रिवॉर्ड, असल रिवॉर्ड आपकी वो सोच है जो आपको शोहदा की तस्वीरें देख के आई। वी रियली अप्रिशिएट कि आपके जहन में ये बात आई और फिर आपने उसको डेवलप किया और माशाल्लाह एक
कामयाब तजर्बे के बाद यहाँ पे बैठे हैं। लोग सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, तजर्बात कामयाब नहीं होते, लेकिन मैं उन्हें भी कामयाब ही कहता हूँ क्योंकि एटलीस्ट दे हैव ट्राइड। तो मुमताज़, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ऑल द बेस्ट, करते रहिए। और जो जिम्मेदारान हैं वो भी ज़रा देखें, और अगर कमर्शली इसका इस्तेमाल है तो हमारे जितने भी वापटा के एहलकार हैं तो बेचारे अपनी जानें गंवा देते हैं, उनको बचाया जा सकता है इसकी मदद से। इसके साथ ही एक्सप्रेसो में हम ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब करवाते हैं जनाब आपकी मुलाकात ऐसी एक लाहौरी लड़की से जो कि है तो फाइन आर्ट्स की तालिबा, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने का शौक़ जो है वो जुनून की हद तक रखती हैं। और इसी जुनून की वजह से जो बरीरा खान हैं वो 70 सीसी बाइक पर तनहा पूरा पाकिस्तान घूम चुकी हैं। और सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि बरीरा इतनी माहिर आर्टिस्ट हैं कि दौरान सफ़र अगर उन्हें कोई मकाम या चीज़ पसंद आ जाती है तो वहाँ बैठ जाती हैं, उसका स्केच बना लेती हैं। बड़ी टैलेंटेड हैं बरीरा। और अभी अगर बताएं तो मज़ीद भी लिस्ट है इनकी, जो कि ये है कि जनाब ये शॉर्ट फिल्मों में भी काम करती हैं। बरीरा खान न सिर्फ आज जो एक्सप्रेसो की मेहमान है बल्कि वो तमाम ख़वातीन जो देख रही हैं और जो इस वक्त सिचुएशन हमारी सोसाइटी की घुटन का शिकार लड़कियों के लिए एक बड़ी मोटिवेशन भी है। और मजीद क्या क्या बरीरा करती हैं वो तो हम उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ ही मौजूद हमारे साथ हैं और लाइव फ्रॉम स्कर्दू आई बिलीव मौजूद हैं। एग्जैक्ट लोकेशन उनसे पूछ लेते हैं। बड़े ज़बरदस्त एक पहाड़ी इलाके में बैठी हैं बरीरा। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। Good morning from Hunza. From Hunza. Thank you very much for joining. बहुत कमाल भी। पहले इनका जरा फुल शॉट हमें दिखाइए प्रोड्यूसर साहब इफ यू कैन। इतनी खूबसूरत जगह पे ये बैठी हैं और हाँ देखे ना, विंडो इंसाफ नहीं करी थी। सच अ नाइस प्लेस। कहाँ जाने का इरादा है, किधर जा रही हैं आप? बेसिकली मैं हुंजा में आई हूँ और मैंने तकरीबन इधर महीना रहना है और मैं इधर कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्ट करना चाहती हूँ। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट जो मैं सोलो कर रही हूँ। आप सोलो करिए, कैसा चल रहा है अब तक? हाउ इज द एक्सपीरियंस? इट इज अमेजिंग। अभी मैं कल पहुंची हूँ तकरीबन 3 बजे। आई स्टेड इन बेटाकुंडी एंड देन आई केम हियर डायरेक्टली हुंजा वन गो में। अच्छा, तो बरीरा आप एक तो बाइक चलाती हैं, पूरे पाकिस्तान की सैर अभी तक आप कर चुकी हैं, इसके साथ साथ आप पेंटिंग भी करती हैं, स्केचिंग भी करती हैं और शॉर्ट फिल्म्स में भी आप आती हैं। इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं? शौक का कोई मोल नहीं होता, हर जगह ले जाता। यही बात। क्या बात है, शौक हुआ कैसे? क्या बचपन में अम्मा अब्बा बाहर नहीं जाने देते थे कि बेटा बाहर नहीं जाना, और फिर बेटी ने कहा कि होने दो मुझे बड़ा, फिर मैं बताऊंगी, और अब बेटी अकेली पहाड़ों में घूमती रहती है बाइक के ऊपर, कैसे? मुझे बचपन से ही साइकिलिंग और बाइकिंग का बहुत ज़्यादा शौक रहा है और मैं जब भी साइकिलिंग करती थी तो मैं हमेशा यही कहती होती थी कि मैंने इसके ऊपर ट्रैवल करना है, लेकिन हमेशा मुझे ना इस बात पे तनकीद मिलती थी कि इस पे नहीं हो सकता, और ख़ास तौर पे यू आर अ वुमन, तो इस तरह नहीं होता। लेकिन जब मैंने साइकिल सीखी उसके मैंने कुछ देर बाद ही बाइक भी सीख ली, और 6 महीने बाद जब मैंने बाइक सीखी, 6 महीने बाद उसके एग्जैक्ट मैं कश्मीर टूर पे गई, जिसका मैं पाकिस्तान के साथ जो 20 बाइकर गर्ल्स लेके गए थे, एंड देन आई डिसाइडेड टू डू सोलो ट्रैवलिंग। अच्छा, इसके लिए कौन क्या लवाजमात हैं? आई मीन अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं, एक बाइकर भी हैं, क्या लवाजमात है? बाइक बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप पूरे बाइक के मैकेनिक होने चाहिए हो, आप ब्रेव बहुत ज्यादा हो, क्या लवाजमात है जरा बताइए, क्या क्या होना चाहिए? पहली बात तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत औरता भी कह सकते हैं आप, हिम्मत औरता मदद खुदा, इट्स ओके। मर्दानगी मुझे लगता है कि इज अ फीलिंग, वो किसी में भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो पहली बात तो हिम्मत होनी चाहिए, और दूसरी बात आपको अपनी बाइक जो भी आप कैरी कर रहे हैं उसका काम आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या खराबी आ सकती है। जैसे कि मुझे टायर का इशू आया, मुझे प्लग का इशू आ चुका है, मुझे ब्रेक्स का इशू आ चुका है, तो मुझे ये सब कुछ अब सेट करना आता है। प्लस यू शुड हैव अ स्पेयर पार्ट्स, लाइक मे बी यू कैन हैव ट्यूब्स, यू कैन हैव एक्स्ट्रा प्लग्स। और मैं तो 70 सीसी पर आई हूँ। ये बाइक जो सी है ये अभी हुंजा में थोड़ी देर के लिए मुझे स्पॉन्सर हुई है फ्रॉम राइड अबाउट पाकिस्तान, और उसके बाद CD 70 पे मैं आई हूँ फ्रॉम लाहौर टू हुंजा। और मैं जब बाबू सर पे थी तो बाबू सर पे there were people who were clapping for me and said amazing words. They said कि हमने कभी किसी सोलो लड़की को 70 सीसी पर नहीं देखा ऑन बाबू सर टॉप। वाह यार, बहुत जबरदस्त। ये तो सारी चीजें आपने बताई। मुझे बताएं चैलेंजिंग कितना था पूरा पाकिस्तान इस तरह से घूमना, और स्पेशली ये जो आपने अब सोलो टूर है आपका, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? शुरू में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है, स्पेशली घर वालों को कन्विंस करना कि आई वांट टू डू दैट। वो तो ग्रुप्स में भी कहते थे कि मत जाओ, सोलो ट्रैवलिंग इज अनदर थिंग।
और बाइक के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। एक दफ़ा मेरा टायर भी पंक्चर हो गया था और फिर मैंने टायर फिक्स कर लिया था क्योंकि मुझे टायर पंक्चर लगाना आता था। एक दफ़ा मेरी चेन टूट गई थी बट अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज इन लाहौर, और मुझे फिर पता लग गया कि चेन के लॉक्स भी होने चाहिए आपके साथ। बस लोगों के हवाले से बात किया जाए तो अगर हम साउथ पंजाब की तरफ थोड़ा जाते हैं तो यार देयर आर सो मेनी स्टेयर्स एक्सेट्रा, बट नॉर्थ की तरफ पीपल आर सो वेलकम। दे आर वेलकमिंग, लेकिन इसके लिए अच्छा क्या स्केड्यूल कैसे ट्रैवल करती हैं आप? यू ट्रैवल इन पार्ट्स, दिन में ट्रैवल किया फिर रात को कहीं रुक गए, कैंपिंग वगैरह कर ली, किसी होटल में रुक गए, कैसे थोड़ा सा स्केड्यूल बताएं अपना। जी बिल्कुल, जैसे लाहौर से इस्लामाबाद स्टे कर लिया, उसके बाद स्टे करके आगे मैं निकली थी सुबह 5 बजे फ्रॉम इस्लामाबाद टू बट्टाकुंडी। बट्टाकुंडी में पहुंची थी तकरीबन 2-2:30 बजे। वहां पर क्योंकि मुझे पता था कि 5-6 बजे तक मैं चिल्लास ही पहुंचूंगी और मैं नहीं कवर कर सकती, तो आई स्टेड इन बट्टाकुंडी। उसके बाद कल मैं सुबह 6 बजे निकली हूँ फ्रॉम बट्टाकुंडी और अब मैं पहुंची 3 बजे पहुंची हुंजा। सो या दैट इज माय थिंग कि मैं रात को ट्रैवल नहीं करती, आई ट्रैवल इन द डे लाइट। अगर मुझे लगे कि रिस्की है, रात हो सकती है, तो आई ऑलवेज पॉज देयर। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है ऑब्वियसली, और होना भी ऐसे चाहिए। हम उम्मी तौर पे तो कोई भी नहीं करता एडवेंचर अपनी जगह, लेकिन अच्छा है फॉर द सेफ्टी, और टेक्निकली भी बाइक में कोई इशू हो सकता है। तो क्या मिलता है आपको जब आप पहुंच जाती हैं? लेट्स सपोज यू आर सिटिंग ऑल अलोन हियर, यू नो, क्या फील क्या है, क्या मिला है आके यहाँ पे, जो एक्सप्लेन करें हमारे लिए, शायद थोड़ी मोटिवेशन हमें भी मिल जाए। मुझे यहाँ पर वार्मथ, वेलकम यही मिला है। आई ट्रस्ट मी पाकिस्तान का जो इमेज इंटरनेशनल मीडिया दिखाता है वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आके मुझे जब शुरू में मैंने ट्रैवल शुरू किया था तो आई वॉज वेरी स्केयर्ड विद एवरीवन विद एवरीथिंग, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। मैं हर सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहती थी, लेकिन कभी भी वो सिचुएशन आई नहीं। और अब मेरे लिए इतना नॉर्मल हो गया, लाइक पीपल एक्चुअली कॉल मी टू देयर होम, दे सर्व मी लंच, दे सर्व मी डिनर, बल्कि वो मुझे होटल में भी भेज देते हैं खाना। सो पीपल आर एक्चुअली सो गुड। वो वाला बिल्कुल इमेज नहीं है जो एक पर्सोना बना हुआ है पाकिस्तान। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और बड़ा अच्छा आपने बताया कि भाई बड़े अच्छे और वेलकमिंग लोग हैं हमारे, और किस तरीके से वो अपनी मेहमान नवाजी करते हैं, खासतौर पे सोलो जब कोई खातून ट्रैवल कर रही है तो ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इससे हट के शॉर्ट फिल्म्स भी आपने कोई की हैं, वो कौन कौन सी हैं, क्या कैरेक्टर उसमें आपने किया है, ज़रा उस पर भी हमें बताएं। जी, मैंने थिएटर शुरू किया था 3 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड NCA, और उसके बाद मुझे मेरे टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया कि यू आर गुड एट एक्टिंग, सो डू दैट। बेसिकली मेरे आर्ट और मेरी एक्टिंग को ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आई सी मैनी कैरेक्टर्स एंड आई ट्राई टू अडॉप्ट इट एज एन एक्टर, एंड आई सी मैनी लैंडस्केप्स, मैनी कलर्स, एंड आई ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इट ऑन माई कैनवस। तो इसलिए मैंने जब शुरू किया था, टीचर्स वर लाइक क्या आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही हैं, तो यू शुड डू दैट। तो मैंने अभी शॉर्ट फिल्म इज फॉर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और वो थीसिस था BNU के स्टूडेंट रिजवान असलम वाज द डायरेक्टर। और उस फिल्म में दैट वाज द प्रीमियर इन यूनिवर्सल सिनेमा एम्पोरियम में, एंड मैनी पीपल केम, इट वाज हाउसफुल। अभी तक उसकी रिलीज नहीं हुई, वो होगी आफ्टर फ्यू मंथ्स। तो वहाँ से मेरा एक्टिंग करियर शुरू हुआ था फ्रॉम थिएटर एंड अलहमरा। That's really great. बहुत अच्छा लगा बरीरा हमें आपको जान के, और बड़ी इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी। अगर कोई प्लान कर रहा है इस वक्त और हेजिटेट कर रहा है, वेदर इज अ मेल और अ फीमेल, आप तो जो कि अब चली गई हैं, आपने तो ये रिस्क ले करके दे दिया, क्विकली इन लास्ट 20 सेकेंड्स कोई मशवरा दे दें उनको, क्या करें? वो रहने दें या आ जाएं? सामान बांधो, कुछ मत सोचो, चल पड़ो, जो होगा देखा जाएगा। ओह माय गॉड, दैट्स द बेस्ट थिंग। चले, आपकी अगर कोई रील हो ना बनाए तो उसका आप बेशक टाइटल भी रखिएगा, जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज यू हैव डन इट। परफेक्ट वायरल कंटेंट। You have done it. Thank you very much, Barira. Such a pleasure talking to you, and such a vibe, जगह की भी और आपकी भी, the way you have done it. भाई आप कर दीजिए, आप मतलब अगर बरीरा कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, ज़बरदस्त है, और पाकिस्तानी लड़कियों के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त है कि जब वो कुछ करना चाहती हैं तो वो कर लेती हैं, चाहे CD 70 पे बाबू सर टॉप चली जाए, करके दिखा देती हैं जनाब। एक्सप्रेसो में वक्त तो एक ब्रेक का।